Very good morning, my dear students. Students, in our previous lecture, we have discussed about the moon. Today, we are going to discuss about the planets. Okay? So, students, what is planet? क्या होता है planet? A solid heavenly body which revolves around the sun in a well-defined orbit is called planet. सॉलिड हेवनली बॉडी जो क्या करे, सन के अराउंड रिवॉल्व करे, उसे हम कहते हैं प्लैनेट। यानी कि जितनी भी हेवनली बॉडी सन के अराउंड रिवॉल्व करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्लैनेट्स। इफ़ यू केयरफुली लुक एट द क्लियर नाइट स्काई यू विल फाइंड सम ऑब्जेक्ट्स विच appear bigger and brighter than the stars. They do not twinkle. They change their position with respect to the other stars. अगर बच्चों आप क्लियर नाइट स्काई को देखोगे, क्लियर नाइट स्काई यानी कि जिस दिन कोई बादल ना हो, बिल्कुल क्लियर आसमान हो और सारे तारे अच्छे से नज़र आ रहे हों, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होंगे जो बाकी स्टार्स के कंपैरिजन में बिगर होंगे और ब्राइटर होंगे, थोड़े बड़े होंगे और उनसे ज़्यादा चमकीले होंगे, और वो जो है ट्विंकल नहीं कर रहे होंगे। जैसे स्टार्स ट्विंकल करते हैं ना, वो वैसे ट्विंकल नहीं कर रहे होंगे। दे चेंज देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्स, और वो अपनी पोजीशन भी चेंज करेंगे। जो स्टार्स होते हैं वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते हैं, वो हमें एक ही जगह पे दिखाई देते हैं ट्विंकल करते हुए। लेकिन बाकी जो कोई ऑब्जेक्ट जो स्टार से बड़ा हो या ब्राइटर हो और वो अपनी पोजीशन ना चेंज करे, वो क्या होते हैं, प्लैनेट्स। ये जो ब्राइट ऑब्जेक्ट्स हमें दिखते हैं ना, ये क्या होते हैं, प्लैनेट्स, विच मीन्स वैंडरर्स एज दे चेंज देयर पोजीशन इन द नाइट स्काई। यानी कि हम इन्हें वैंडरर्स भी कहेंगे, यानी कि जो घूमते फिर रहे हैं, क्योंकि ये चेंज करते हैं ना अपनी पोजीशन, घूमते फिरते हैं ना स्काई में। ठीक, देयर आर 9 planets इन ऑल। स्टूडेंट्स, हियर यू नीड टू करेक्ट दिस स्टेटमेंट। देयर वर 9 planets इन ऑल। पहले 9 planets थे, अब कितने हैं, 8 planets। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि 9 planets हैं, 9 planets नहीं है, 8 planets हैं अब। ठीक है, 2006 से पहले हम 9 planets के बारे में पढ़ते थे, अब जो है हम 8 planets के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, दे हैव नो लाइट ऑफ देयर ओन, और इन सभी planets की अपनी खुद की लाइट नहीं है, बट अपेयर टू शाइन एज द सनलाइट फ्रॉम देयर सरफेसेस रिफ्लेक्टेड। लेकिन ये सनलाइट से चमकते हैं, क्योंकि इनकी जो सरफेस है जब उससे सनलाइट रिफ्लेक्ट करती है उसकी वजह से ये चमकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, प्लैनेट्स की खुद की लाइट नहीं होती है। ऑल प्लैनेट्स एक्सेप्ट वीनस रोटेट फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। सभी प्लैनेट्स वीनस के अलावा सभी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं, लेकिन जो वीनस है वो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। याद रखिएगा, जो वीनस है वो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है, बाकी सब वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं। ड्यू टू देयर डिफरेंट स्पीड्स द पोजीशन ऑफ द प्लैनेट विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ चेंजेस एवरी डे। अब हर एक प्लैनेट की रोटेट करने की स्पीड है जो, या रिवॉल्व करने की स्पीड है, वो डिफरेंट है, इसीलिए ये अपनी जो पोजीशन है प्लैनेट्स की विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ हर दिन चेंज होती है। इन इंडियन एस्ट्रोनॉमी द प्लैनेट्स आर कॉल्ड ग्रह। इंडियन एस्ट्रोनॉमी में प्लैनेट्स को क्या कहा जाता है, ग्रह। आपसे आपके बड़े कहते हैं ना कि जैसे आप कभी पंडित के पास जाते हो, आपको ये ग्रह चल रहा है, आपको कभी शनि चल रहा है, कभी मंगल चल रहा है, तो वो ये सब क्या है, ये प्लैनेट्स। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था, जब हम जो ये प्लैनेट्स हो गए, स्टार्स हो गए, इन्हें जब ह्यूमन लाइफ के साथ रिलेट किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, ये देखिए बच्चे, आपको यहाँ पे सभी प्लैनेट्स के नेम दिए गए हैं, जिसमें प्लूटो जो है अब नहीं है। ये सभी प्लैनेट्स सन से इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिए गए हैं, यानी कि इनका डिस्टेंस जो है सन के
सन से आगे आगे को इंक्रीज़ करता जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले सन के पास क्या आता है, मरकरी, जिसे हम बुध कहते हैं हिंदी में। देन वीनस, जिसे हम शुक्र कहते हैं। अर्थ, पृथ्वी। मार्स, मंगल। जुपिटर, जिसे बृहस्पति कहते हैं। सैटर्न, जिसे हम शनि कहते हैं। देन यूरेनस, जिसे हम इंद्र या फिर अरुण कहते हैं, ठीक है। एंड लास्ट प्लैनेट कौन सा आता है, नेपट्यून, जिसे हम वरुण कहते हैं। हाँ, 2006 से पहले जो है लास्ट प्लैनेट कौन सा था, प्लूटो, जिसे हम यामा कहा करते थे। लेकिन अब जो है लास्ट प्लैनेट कौन सा है, नेपट्यून, ठीक है। याद रखिएगा, लास्ट प्लैनेट कौन सा है अब, नेपट्यून, ठीक है। सबसे पहले मरकरी, फिर वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड देन नेपट्यून, ठीक है बच्चों अब हम सभी प्लैनेट्स को इंडिविजुअली पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। पहले आप ये देख लीजिए, आपकी बुक में ये दिया गया है, ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। ये देखिए, ये सन है, फिर नेक्स्ट मरकरी है, देखिए है ना, मरकरी के बाद वीनस, फिर अर्थ, ठीक है, फिर मार्स, फिर जुपिटर, देन यूरेनस, सैटर्न, नेपट्यून। आपकी बुक में प्लूटो भी दिया गया है, लेकिन अब जो है हम प्लूटो शो नहीं करते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम सोलर सिस्टम में प्लूटो को शो नहीं करते हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे मरकरी के बारे में। मरकरी, जिसे हम बुध भी कहते हैं, इट इज़ द फर्स्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ये सबसे पहला प्लैनेट है सोलर सिस्टम में, क्लोजेस्ट टू द सन, और ये सन के बिल्कुल पास है, ठीक है। बिकॉज ऑफ इट्स क्लोजनेस टू द सन, इट इज़ वन ऑफ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। क्योंकि ये सन के बहुत पास है, इसीलिए ये हॉटेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम में, ठीक है। यानी कि बाकी प्लैनेट्स के मुकाबले में सबसे ज़्यादा गर्मी इस प्लैनेट पे होती है, क्योंकि ये सन के बहुत करीब है। द सरफेस फीचर्स ऑफ मरकरी आर सिमिलर टू दैट ऑफ द मून। और जो सरफेस के फीचर्स हैं, यानी कि हमने मून के सरफेस के बारे में पढ़ा था ना, कि मून की सरफेस कैसी होती है, रग्ड होती है, बहुत सारे क्रेटर्स पाए जाते हैं। तो मरकरी के सरफेस के फीचर्स भी मून की तरह हैं। इट हैज़ नाइदर वाटर नॉट एटमॉस्फेयर। और हमने ये भी पढ़ा था कि मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है, वैसे ही सेम यहाँ पे भी है, मरकरी पे भी एटमॉस्फेयर नहीं है, यानी कि कोई लाइफ पॉसिबल नहीं है। बिकॉज ऑफ इट्स एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, लैक ऑफ वाटर एंड एटमॉस्फेयर, लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। और साथ ही साथ यहाँ का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई है, जो कि बियरेबल नहीं है, हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कोई भी लिविंग थिंग जो है इस टेम्परेचर को बेयर नहीं कर पाएगा। और ना ही यहाँ पे पानी है, एटमॉस्फेयर है, तो इसीलिए यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। मरकरी पे बच्चों लाइफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एज मरकरी इज क्लोजेस्ट टू द सन, इट इज़ हिडन मोस्ट ऑफ द टाइम इन द ग्लेयर ऑफ द सन। बच्चों जैसे कि जो मरकरी है वो सन के बहुत ही क्लोज है, तो इसीलिए ज़्यादातर वो क्या है, सन की ग्लेयर में छिप जाता है। ग्लेयर होती है बच्चों चमक। ग्लेयर का मतलब क्या होता है, चमक। However, it is visible just before sunset और just before sunrise। और ये सिर्फ कब विजिबल होता है, सनसेट से पहले और या फिर सनराइज के पहले, ठीक है। एंड इज कॉमनली कॉल्ड मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, ठीक है। इट इज़ विजुअल फॉर 8 वीक्स जस्ट बिफोर सनसेट इन द वेस्टर्न स्काई। और वेस्टर्न स्काई में ये 8 वीक्स के लिए बिफोर सनसेट, जस्ट बिफोर सनसेट दिखाई देता है, यानी कि जब सनसेट होने वाला होता है ना, उससे कुछ समय पहले, ठीक है। और ये कितने टाइम के लिए दिखाई देता है वेस्टर्न स्काई में, 8 वीक्स के लिए। और इसीलिए यहाँ क्या कहा जाता है, इवनिंग स्टार्स। एंड देन फॉर अनदर 8 वीक, और बाकी के 8 हफ्तों के लिए ये कहाँ दिखाई देता है, ईस्टर्न स्काई में,
जस्ट बिफोर सनराइज, और इसलिए क्या कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार। ठीक है, लेकिन बच्चों इस बात का ध्यान रखिएगा, मरकरी जो है वो प्लैनेट है, वो कोई स्टार नहीं है। इसे सिर्फ जस्ट प्यार से स्टार कहा गया है, क्योंकि ये मॉर्निंग और इवनिंग में दिखाई देते हैं ना, मॉर्निंग एंड इवनिंग में पेयर होता है, तो इसीलिए जो है इसे स्टार कहा गया, लेकिन ये क्या है, प्लैनेट है। ठीक है, नेक्स्ट वीनस। मरकरी की सैर तो हमने कर ली बच्चों, अब हम नेक्स्ट प्लैनेट की सैर पर निकलते हैं। और नेक्स्ट प्लैनेट क्या आता है, वीनस, जिसे शुक्र भी कहा जाता है। इट इज़ द सेकेंड प्लैनेट फ्रॉम द सन, और सन से अगर हम देखें तो ये सेकेंड प्लैनेट है, यानी कि मरकरी के बाद क्या आता है, वीनस। एक्सेप्ट द सन एंड द मून इट आउटशाइंस ऑल हेवनली बॉडीज एंड हेंस इज द ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लैनेट। यानी कि बच्चों जो वीनस है वो बहुत ही ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, बाकी सब प्लैनेट्स के मुकाबले ये बहुत ज़्यादा ब्राइट है। और क्योंकि ये सन से ज़्यादा दूर तो है नहीं, मरकरी के बाद वीनस आ जाता है, ये भी हॉटेस्ट प्लैनेट है। ठीक है, इट अपेयर्स एज एन इवनिंग स्टार जस्ट अबव द वेस्टर्न हॉरिजॉन फॉर 292 डेज। और मरकरी की तरह ये भी एज इवनिंग स्टार अपेयर होता है, लेकिन ये जो है मरकरी 8 वीक्स के लिए थी ना, मरकरी जो है वो 8 वीक्स के लिए एज इवनिंग स्टार दिखता है, और ये जो है 292 डेज़ के लिए दिखाई देता है। वीनस बच्चों 292 डेज़ के लिए एज इवनिंग स्टार दिखाई देता है वेस्टर्न हॉरिजॉन में, और इसके बाद आफ्टर दिस इट अपेयर्स एज एन मॉर्निंग स्टार। इवनिंग स्टार के बाद ये एज ए मॉर्निंग स्टार अपेयर होता है ईस्टर्न हॉरिजॉन में, और यहाँ पर भी कितने 292 डेज़ के। In spite of the fact that Venus is second in distance from the Sun as compared to Mercury, it is brightest because of cloudy atmosphere of carbon dioxide. तो बच्चों वीनस जो है सेकंड प्लेस पे आता है, ये हाँ उसकी चमक तो एक तो ये वजह भी होगी, हमने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया जो प्लैनेट्स हैं उनकी खुद की लाइट नहीं है, वो सन लाइट की वजह से चमकते हैं। जो लाइट जो है रिफ्लेक्ट होती है उनकी सरफेस से, सन की जो लाइट पड़ती है और जब रिफ्लेक्ट होती है उसकी वजह से हमें वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। वीनस इसलिए वीनस के पास एक ये रीज़न तो है ही चमकने का, दूसरा ये रीज़न है कि वो उस पर क्लाउडी एटमॉस्फेयर है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, वीनस पे क्लाउडी एटमॉस्फेयर है कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसकी वजह से उसकी चमक और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए वो सभी प्लैनेट से ब्राइटेस्ट है। दिस कवर्स रिफ्लेक्ट्स मोर देन 3/4 ऑफ द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट्स सरफेस। यानी कि ये जो एटमॉस्फेयर है कार्बन डाइऑक्साइड का, ये 3/4 ऑफ सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। जो वीनस की सरफेस पे सनलाइट फॉल करती है उसका 3/4 को ये रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमें ये बहुत ही चमकीला प्लैनेट दिखाई देता है। ये देखिए नीचे डायग्राम भी दी गई है वीनस की, और ये जो है थिक क्लाउड से कवर है, कौन किससे, CO2 के थिक क्लाउड से कवर्ड है। ठीक है, द मास ऑफ वीनस इज 0.8 टाइम्स द मास ऑफ द अर्थ। यानी कि जो वीनस का मास है वो अर्थ के कंपैरिजन में कितना है, 0.8 टाइम्स ज़्यादा है अर्थ से। ठीक है, हाउएवर इट्स साइज इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ, लेकिन जो इसका साइज है ना वो देखने में अर्थ के सिमिलर ही है। इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन 2 to 5 days। यानी कि वीनस को रिवॉल्व करने के लिए कितने डेज लगते हैं, 2 to 5 days, 225 days, एंड रोटेट्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस इन 243 days। और अपनी एक्सिस पे रोटेट वो कितने दिन में करता है, 243 days में। ठीक है, Thus in this way Venus keeps its same face towards the sun। और इसीलिए जो वीनस है वो अपना सिमिलर सेम फेस रखता है सन के टूवर्ड्स। बच्चों इसके जो करेक्टरिस्टिक्स है वो आपको मून की तरह दिखाई दे रहे हैं ना। मून भी क्या करता है, रोटेट और रिवॉल्व करता है सेम टाइम पे, जिसकी वजह से हमें उसका सेम फेस दिखाई देता है। वैसे ही वीनस भी रोटेट एंड रिवॉल्व कर रहा है सेम टाइम पे, तो इसलिए ये इसका सिर्फ सिमिलर फेस ही रहता है सन की टूवर्ड्स। ऑन अकाउंट ऑफ इट्स रोटेशन एंड रेवोल्यूशन द टेम्परेचर ऑन इट्स डे साइड राइजेस। एक और फीचर जो है सिमिलर है मून की तरह, देखिए टेम्परेचर।
डे टाइम पे जो है इसका टेम्परेचर कितना राइज हो जाता है 150 डिग्री सेल्सियस, एंड टेम्परेचर इसका नाइट टाइम पे कितना हो जाता है 170 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, से भी कम हो जाता है, 170 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, बिलो कहा गया है ना, ठीक है, यानी कि माइनस में टेम्परेचर चल जाता है नाइट में, और मून में भी ऐसा ही था। द मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ द वीनस इज दैट इट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। सबसे इंटरेस्टिंग फीचर ये है वीनस का कि बाकी सारे प्लैनेट वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं, लेकिन जो वीनस है वो अपनी एक्सिस पे ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है, ठीक है, whereas all other planets rotate from west to east about their axis. It has a thick atmosphere of carbon dioxide which contributes to its excessive dayside temperature. क्योंकि इसके ऊपर वीनस पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड की चादर है ना, एटमॉस्फेयर है कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसकी वजह से इस डे टाइम पे इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब बच्चों देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है तो ऑब्वियस है लाइफ पॉसिबल नहीं है। इट हैज़ नो वाटर ऑन इट्स सरफेस, पानी भी नहीं है। नो लाइफ इज़ पॉसिबल ऑन वीनस ऑन अकाउंट ऑफ फॉलोइंग रीजन्स। ये और इसी वजह से जो है ना ही पानी है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, तो वीनस पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। और भी कुछ रीजंस दिए गए हैं जिसकी वजह से वीनस पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट क्या है, इट्स डे साइड टेम्परेचर इज़ टू हाई। दिन के समय में अभी मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बहुत बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है वीनस पे, और नाइट साइड में ये नाइट टाइम में बहुत बहुत कम हो जाता है टेम्परेचर। अब हमें ना, हम इंसान या कोई भी लिविंग थिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर भी बियर नहीं कर पाती है और बहुत कम टेम्परेचर भी, तो इसीलिए लाइफ तो पॉसिबल नहीं है। इट हैज़ नो वाटर टू सस्टेन लाइफ, और पानी भी नहीं है। इट हैज़ नो ऑक्सीजन इन इट्स एटमॉस्फेयर टू सस्टेन लाइफ, और ऑक्सीजन भी नहीं है, इसलिए वीनस पे भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों मरकरी पे भी लाइफ पॉसिबल नहीं है, वीनस पे भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। अब हम नेक्स्ट प्लेनेट पे आते हैं, अर्थ, जिसे हम कहते हैं पृथ्वी। देखिए ये फोटोग्राफ दिया हुआ है अर्थ का, जो कि स्पेस से लिया गया है बच्चों, ठीक है। अर्थ इज द थर्ड प्लेनेट फ्रॉम द सन। अर्थ कौन सा प्लेनेट है, थर्ड प्लेनेट। इट हैज़ वन नेचुरल सैटेलाइट, द मून। अर्थ की एक नेचुरल सैटेलाइट है मून। इसके बारे में हमने जब मून का टॉपिक डिस्कस किया था तब भी पढ़ा था ना, कि जो मून है वो अर्थ की सिर्फ ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम ऑन विच लाइफ एग्जिस्ट। और बच्चों अर्थ ही पूरे सोलर सिस्टम में एक इकलौता ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट है, ठीक है, जिस पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। ऑन अकाउंट ऑफ करेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, करेक्ट टेम्परेचर एंड प्रेजेंस ऑफ एयर वाटर एंड सॉइल। अर्थ पे जो है टेम्परेचर बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि बियरेबल टेम्परेचर है। प्रेजेंस ऑफ एयर वाटर एंड सॉइल होने की वजह से अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है। साइज ऑफ द अर्थ, द अर्थ इज़ नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। जो अर्थ है वो बिल्कुल परफेक्टली स्फीयर शेप में नहीं है। इट इज़ समवट फ्लैटन एट द पोल्स एंड बल्जिंग एट द इक्वेटर। अगर हम पोल्स पे देखें तो ये फ्लैटन है, और अगर हम इक्वेटर पे देखें तो ये बल्जिंग है ना, बल्जिंग, ठीक है। द एवरेज डायमीटर ऑफ द अर्थ इज 12,800 किलोमीटर। अगर हम एवरेज डायमीटर ले अर्थ का तो कितना है 12,800 किलोमीटर। और अगर हम अर्थ के सर्कमफ्रेंस की बात करें तो अर्थ का सर्कमफ्रेंस इक्वेटर पे है 40,000 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। द मास ऑफ द अर्थ इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 5.98 इंटू 10⁻24 kg। और मास जो है अर्थ का वो कितना है 5.98 इंटू 10⁻24 kg। It is surrounded by an atmosphere of 20.9% ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो है 78.03% एंड अदर गैसेस जो है वो 1%, ठीक है। अर्थ में जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और जो बाकी की गैसेस होती हैं वो 1% पाई जाती हैं। नाइट्रोजन इतनी पाई जाती है, ऑक्सीजन इतनी, ठीक है। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंडेड टू अ हाइट ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ। और जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो
अर्थ की सरफेस से ऊपर कितने किलोमीटर तक पाया जाता है? 200 किलोमीटर तक। द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। और जब अर्थ जो है सन के अराउंड घूमती है तो उसे कहा जाता है रेवोल्यूशन। ठीक है। इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन एट अ डिस्टेंस ऑफ 150 मिलियन किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली डिस्टेंस दिया गया है अर्थ का सन से। ठीक है, यानी कि अगर ये सन है तो अर्थ जो है वो कितने डिस्टेंस पे है? 150 मिलियन किलोमीटर इन अ नियरली सर्कुलर ऑर्बिट। और इस कैसे कौन सा ऑर्बिट में घूमती है? ये सर्कुलर ऑर्बिट में। ये सन है, यहाँ पे अर्थ घूमेगी। ठीक है। इट टेक्स 365.25 days टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। और अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लेती है अर्थ अपना एक रेवोल्यूशन अराउंड द सन कंप्लीट करने के लिए? 365.25 days। ठीक है। द अर्थ स्पिन्स अबाउट इट्स ओन इमेजिनरी एक्सिस लाइक अ टॉप। अच्छा, आपने टॉप क्या बच्चों, लट्टू होता है ना जो, आपने उसे देखा हुआ है ना? जब हम उसे घुमाते हैं तो वो घूमता है ना अपनी एक्सिस पे। तो जो अर्थ है वो भी अपनी एक्सिस पे घूमती है और उसे इसको हम क्या कहते हैं? रोटेशन। ठीक है। अब जब अर्थ जो है या कोई भी प्लैनेट जब अपनी एक्सिस पे घूमता है उसे हम क्या कहते हैं? रोटेशन। ठीक है, यानी कि वो रोटेट करते हैं अपनी एक्सिस पे फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है। दिस मोशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड मोशन ऑफ रोटेशन। ये जो मोशन होती है अर्थ की अपनी एक्सिस पे, इसे हम कहते हैं मोशन ऑफ रोटेशन। द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस इन 24 आवर्स। और जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे कितना टाइम लेती है एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए? 24 आवर्स। ठीक है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट ऑन द अर्थ। अब जो अर्थ पे दिन और रात भी होते हैं, वो क्यों होते हैं? इसके पीछे क्या वजह है कि पहले दिन होता है फिर रात आ जाती है? द सन गिव्स हीट एंड लाइट ऑल द टाइम। जो सूरज है वो पूरे सारे समय में हीट एंड लाइट दे रहा होता है। ठीक है, हीट एंड लाइट एनर्जी देता है ना सन। दिस हीट एंड लाइट एनर्जी इज रिसीव्ड बाय ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड इट। और ये जो हीट एंड लाइट एनर्जी सन देता है, ये जितने भी प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में वो सभी रिसीव करते हैं। However, at any time, one half of the earth faces the sun, whereas the other half is opposite to the sun. बच्चों, अगर ये सन है, मान लीजिए ये सन है और ये अर्थ है, तो इसका हाफ फेस जो है इसका हाफ फेस सन की तरफ होता है और बाकी का जो हाफ होता है वो सन से अवे होता है, सन के दूसरी तरफ होता है। ठीक है। और जिस हाफ पे, यानी कि यहाँ पर, सॉरी, ये अर्थ है और यहाँ पर जो सनलाइट गिरती है जिस हाफ पे, ठीक है, यानी कि इस तरफ पे जो सनलाइट गिरती है, जितने सरफेस पे सनलाइट पहुँचती है वहाँ पर क्या होता है? दिन। और जिस हाफ पे जो कि अवे फ्रॉम द सन है, ये यहाँ पर सनलाइट नहीं गिरती है, तो यहाँ पे क्या होती है? रात। ठीक है बच्चों। और ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि अर्थ, मैंने अभी आपको बताया, क्या करती है? अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है ना। जब वो रोटेट करती है तो यानी कि गोल गोल घूमती है। ठीक है, गोल गोल घूमती है। जब वो गोल गोल घूमती है तो जो फेस जो है उसका सन की तरफ आता है वहाँ पे दिन हो जाता है, और जो सन से दूर की तरफ जाता है वहाँ पे रात हो जाती है। ठीक है। और तो बच्चों, अब आपको समझ में आ गया ना, डे एंड नाइट किसकी वजह से होता है? रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से। ठीक है। नाउ चेंज ऑफ सीजन। अब अर्थ पे सीजन भी चेंज होते हैं, मौसम चेंज होता है ना, सर्दी, गर्मी, बसंत ऋतु, सारे कितने सारे सीजन्स हैं, स्प्रिंग सीजन। तो ये जो सीजन्स हैं ये किसकी वजह से होते हैं? डे एंड नाइट का तो हमें पता चल गया कि रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से डे एंड नाइट होते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है अर्थ की वो टिल्टेड होती है एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री। ठीक है, 23.5
हाफ डिग्री। ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन टिल्टेड है ना ये, यानी कि झुकी हुई है ना, थोड़ी सीधी थोड़ी ना है, ये अंदर को झुकी हुई है, ठीक है। और जो अर्थ का डिस्टेंस होता है ना, वो हमेशा सेम नहीं रहता है सन से। अर्थ जो है कभी ज़्यादा दूर होती है सन से और कभी पास, और इसीलिए वो जो रेवोल्यूशन के दौरान ऑर्बिट बनाती है, यानी कि वो जब रिवॉल्व करती है तो वो सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं रिवॉल्व करती है अर्थ बच्चों, एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है, इस तरह से, ठीक है। जैसे कि बच्चों इस फिगर में देख सकते हैं, जो टिल्टेड एक्सिस रोटेशन है अर्थ की, वो हमेशा सेम डायरेक्शन में टिल्ट होती है, ऐसे करके। ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पर ऐसे करके हो जाएगी, ठीक है। ये सेम डायरेक्शन में झुकी हुई होती है, लेकिन जब ये रिवॉल्व करती है उस वजह से जो है इसका डिस्टेंस है अर्थ का, वो थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है। और इस टिल्ट की वजह से जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसकी पोजीशन, जो नॉर्थ और साउदर्न हेमिस्फीयर की पोजीशन है वो टुवर्ड्स द सन वो चेंज होती रहती है, ठीक है। पूरे साल में जो नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर की पोजीशन है बच्चों, वो चेंज करती है। क्यों? क्योंकि ये जो टिल्ट एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसकी वजह से। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टुवर्ड्स द सन टिल्टेड है ना, इस वक्त सन की रेस यहाँ पर जो है ज़्यादा पड़ रही है ना, यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यहाँ उस समय हमें कौन सा सीज़न फील होता है? समर सीज़न, ठीक है। याद रखना, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो टिल्ट है, जो झुकना है, वो सन की तरफ ज़्यादा होता है, जो झुकाव है वो सन की तरफ ज़्यादा होता है, तो हमें समर सीज़न फील होता है। और जो सदर्न हेमिस्फीयर है, इट मीन्स अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ झुका हुआ है तो जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो सन से दूर होगा। ये देखो सन रेज कितनी कम पहुंच रही है, सदर्न हेमिस्फीयर पे दिख रहा है ना। तो सदर्न हेमिस्फीयर दूर है, तो इट मीन्स सदर्न हेमिस्फीयर में क्या एक्सपीरियंस करेंगे? विंटर। और जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अवे फ्रॉम द सन टिल्टेड होगा, तो उस टाइम पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे विंटर होगा और सदर्न हेमिस्फीयर पे समर, ठीक है। और जो स्प्रिंग एंड ऑटम सीज़न हम एक्सपीरियंस करते हैं वो कब करते हैं? जब यहाँ पे पहुँचती है अर्थ तो स्प्रिंग सीज़न होता है, जब यहाँ पर तो ऑटम, ठीक है। और बच्चों याद रखिएगा, जून 21 को जो अर्थ है वो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होती है? सन से बहुत ज़्यादा दूर होता है, यानी कि अर्थ का जो सदर्न हेमिस्फीयर है जून 21 को बहुत ज़्यादा दूर होता है, और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सन के बहुत पास होता है। इसीलिए जून 21 जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे क्या होता है? लॉन्गेस्ट डे होता है, वेयर सदर्न हेमिस्फीयर पे वो सबसे छोटा दिन माना जाता है, ठीक है। एंड बच्चों 22 दिसंबर को इसका उल्टा होता है, यानी कि जो 21 जून को होता है उसका रिवर्स 22 दिसंबर को होता है। दैट इज़ कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है 22 दिसंबर को वो अवे फ्रॉम द सन होता है एंड सदर्न हेमिस्फीयर टुवर्ड्स द सन होता है, ठीक है। जिस वजह से जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है वो 22 दिसंबर को शॉर्टर डे होता है और सदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे होता है, ठीक है बच्चों, क्लियर। और बच्चों 21 मार्च एंड 23 सितंबर को जो दिन और रात की ड्यूरेशन होती है वो बिल्कुल इक्वल होती है, यानी कि दिन और रात बराबर होते हैं दोनों हेमिस्फीयर में। और ये जो चेंज आती है लेंथ ऑफ डेज़ में, इसकी वजह से हीट एंड लाइट जो अर्थ रिसीव करती है वो भी चेंज होती है हर दिन, और इसकी वजह से जो सीजन्स हैं वो चेंज होते हैं, जैसे कि विंटर, स्प्रिंग, समर एंड ऑटम सीजन। तो बच्चों अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो सीज़न में चेंज आती है वो किसकी वजह से आती है? रोटेशनल टिल्ट की वजह से, यानी कि जब अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है तो वो टिल्ट हो जाती है एट एन एंगल ऑफ 23.5, ठीक है, डिग्री, और इसकी वजह से सारे सीजन्स में चेंज आती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज हमने फर्स्ट 3 प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस किया, मरकरी, वीनस एंड अर्थ। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के
सभी प्लैनेट्स को डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।